हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फील्ड 24 में। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रेखा, उनके प्रकार तथा रेखा के विभिन्न भागों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अब आइए देखते हैं कि रेखा क्या होती है, रेखा के विभिन्न भाग क्या होते हैं और रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि बिंदु क्या होता है। तो अब आपको यह समझना है कि बिंदु किसे कहते हैं या बिंदु क्या होता है। तो बिंदु की परिभाषा जो दी जाती है, बिंदु क्या है, तो पेंसिल की नोक द्वारा किसी कागज पर लगाया गया अति सूक्ष्म चिन्ह बिंदु कहलाता है। तो यहाँ आपको समझना है और साथ में नोट भी करना है। पेंसिल की नोक द्वारा किसी कागज पर लगाया गया यहाँ आपको थोड़ा समझना होगा कि बिंदु किसे कहते हैं। तो पेंसिल की नोक द्वारा किसी कागज पर लगाया गया अति सूक्ष्म चिन्ह बिंदु कहलाता है। अब हम लोग इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो अब कोई भी कागज है तो पेंसिल द्वारा हम लोग जो चिन्ह लगाते हैं वो ऐसे भी चिन्ह लगा देते हैं, टेढ़ी रेखाएं भी खींच देते हैं, वृत्ताकार रेखाएं भी खींच देते हैं। तो ये सब क्या है, आपके चिन्ह या प्रतीक हैं। और जो सबसे छोटा चिन्ह होगा वो कुछ इस प्रकार होगा और इसी सबसे छोटे चिन्ह को हम लोग बिंदु कहते हैं। बिंदु का जो प्रतीक होता है वो कुछ ऐसे ही होता है, यही आपका बिंदु होता है। इसे ब्रैकेट में कर देते हैं। अब आपको समझना है कि बिंदु किसे कहा गया। तो पेंसिल की नोक द्वारा किसी कागज पर लगाया गया अति सूक्ष्म चिन्ह बिंदु कहलाता है। ये बिंदु का प्रतीक होगा। इसके बाद देखते हैं, अगर ये तो अकेला बिंदु है और अब आपको देखना है रेखा का दूसरा भाग जिसे हम लोग रेखाखंड कहते हैं। ये तो रेखा का पहला भाग था जिसे हम लोग बिंदु कहते हैं और रेखा की शुरुआत भी बिंदु से ही होती है। तो अब चलिए देखते हैं कि रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड, तो बिंदु तो लगभग समझ चुके हैं, अब आपको रेखाखंड समझना है। तो चलिए देखते हैं रेखाखंड किसे कहते हैं। रेखाखंड का मतलब होता है किसी रेखा का टुकड़ा या रेखा का हिस्सा या किसी रेखा का भाग जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं। अंत का मतलब होता है जिसमें दो अंतिम बिंदु होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। अब आप परिभाषा इस तरीके से भी दे सकते हैं, यानी रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। किसी भी रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उन्हें हम रेखाखंड कहते हैं। या फिर दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं परिभाषा इसकी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को रेखाखंड कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को रेखाखंड कहते
है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। तो अब आपको देखना है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई क्या होती है। तो ये आपको दे दिए गए जैसे दो बिंदु, अब यहाँ से यहाँ तक आपको जाना है तो आप कई मार्गों से जा सकते हैं। ये हो सकता है आप यहाँ से घूम कर आए हो सकता है आप यहाँ से घूम कर आए हो सकता है आप यहाँ से घूम कर आए हो। ये दो बिंदु थे, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ से सीधा भी जा सकते हैं। तो इन चार पांच रेखाखंडों में यानी चार पांच आकृतियों में जो सबसे छोटी लंबाई है उसी लंबाई को हम लोग नाम देंगे रेखाखंड का, क्योंकि आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को रेखाखंड कहते हैं। तो ये सभी लंबाइयां हैं, दूरियां हैं, लेकिन इसमें सबसे छोटी जो दूरी है वो सीधी लंबाई होती है और उसी सीधी लंबाई को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप इसका प्रतीक कैसे लिखेंगे? तो ये होता है रेखाखंड का प्रतीक, यही सामने लिख दे रहे हैं। एक है ये और एक है बी। अब ये आपके दो बिंदु हैं। अब दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम लंबाई है उसे आप क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। तो ये आपका होगा रेखाखंड। ये आपका हो जाएगा रेखाखंड होगा। और इस रेखाखंड को हमने तो ए बी मान लिया है क्योंकि दो बिंदु थे ए और बी, उनके बीच की जो सीधी लंबाई है हम लोग उसे लिखे हैं ए बी से, और हमारा जो रेखाखंड है वह हो जाएगा ए बी। अब चलो, जब हम लोग रेखाखंड समझ गए हैं तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसमें आगे जो पढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पढ़ना है रेखा। चाहे आप रेखा को पहले पढ़ें या फिर इसके और एक भाग जिसे हम लोग किरण कहते हैं, किरण को ही पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले किरण को ही पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा किरण। ये रेखा का तीसरा भाग होता है। जैसे जो रेखा का आपका पहला भाग है वो होता है बिंदु, जो रेखा का दूसरा भाग है वो होता है रेखाखंड, और जो आपकी रेखा का तीसरा भाग है वो होती है किरण। जो रेखा का तीसरा भाग है उसे हम लोग किरण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किरण क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि किरण क्या होता है। तो किरण किसी एक बिंदु से निकलती है और अपरिमित तक जाती है। अपरिमित का मतलब अनंत, अर्थात उसका अंत नहीं होता। जैसे आप एक काम करते हैं, टार्च को जलाते हैं, किरणें आपको भले वहां तक आपको उजाला ना दिखाई दे, लेकिन सामने वाले को दिखाई देगा क्योंकि किरण वहां तक पहुंच रही है। तो अब चलिए देखते हैं किरण होती क्या है। तो किरण की परिभाषा होती है किसी बिंदु से निकलकर अपरिमित किसी बिंदु से निकलकर अपरिमित टेंशन वाली बात देखिएगा, किसी बिंदु से निकलकर अपरिमित, जिसे हम लोग अनंत कहते हैं, अर्थात कोई सीमा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, उसे क्या कहते हैं? अनंत। अपरिमित तक जाने वाली आकृति को किरण कहते हैं।
अब यहाँ आपको देखना है किसी बिंदु से निकलकर अपरिमित तक जाने वाली आकृति को किरण कहते हैं। अपरिमित का मतलब अनंत, जिसका अंत ना होता हो। तो अब यहाँ पर किसी बिंदु से निकलकर अपरिमित यानी अनंत तक जाने वाली आकृति को किरण कहते हैं। और इसका जो प्रतीक होता है हम लोग समझते हैं, ये एक बिंदु है और यहाँ से निकल रही है कोई किरण जो कहाँ तक जा रही है, अनंत तक। तो ये आपकी किरण होती है। इसे इसी प्रतीक द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये जो नोक है वो बता रहा है कि किरण कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। जो नोक बता रहा है कि इसका कभी अंत नहीं होगा, ये अनंत तक जाएगी। और निकली कहाँ से, एक बिंदु से। तो अगर कहा जाए रेखा में कितने यानी रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, तो रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं, मतलब दोनों अंतिम बिंदु होते हैं, दोनों बिंदु निश्चित होते हैं। लेकिन किरण में केवल एक बिंदु निश्चित होता है और एक बिंदु अनिश्चित होता है, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगी। जितनी आपके किरणों वाले उपकरण की क्षमता होती है, यानी जिन्हें आप प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश स्रोत की जितनी अधिक क्षमता होगी, किरण उतनी अधिक दूरी तक जा सकती है। अर्थात किरणें कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। और ये किरण का प्रतीक होगा। अब चलिएगा, आप किरणों के 3 भाग को समझ चुके हैं, बिंदु, रेखाखंड और किरण। अब हम लोग समझने वाले हैं कि रेखा किसे कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि रेखा होती क्या है, रेखा कहते किसे हैं। तो अब रेखा, तो अब समझना है कि रेखा क्या होती है। अब यहाँ आपको देखना है कि जैसे अब आप ये तो समझ गए रेखा होती क्या। रेखा की 2 परिभाषाएं हैं। अगर हम किसी रेखाखंड को दोनों सिराओं पर अनंत तक यानी अपरिमित रूप से बढ़ा दें, अनंत तक बढ़ा दें, तो जो भी आकृति बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, रेखा। यानी किसी भी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाने पर जो आकृति प्राप्त होती है, उसी आकृति को हम लोग नाम देते हैं रेखा का। इसमें बिंदु कितने होते हैं, अनंत बिंदु या फिर असंख्य बिंदु होते हैं, क्योंकि हमने इसे दोनों दिशाओं में अपरिमित, अपरिमित का मतलब है जिसकी कोई सीमा नहीं है, यानी अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। तो जब अनंत रूप से बढ़ाया गया तो यहाँ पर आपकी रेखा में कितने बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताना। अब चलिए देखते हैं कि रेखा होती क्या है। तो यहाँ इसकी परिभाषा 2 तरीके से दे सकते हैं। तो पहली परिभाषा आपको बता रहे हैं यहाँ पर, किसी रेखाखंड को दोनों दिशाओं, किसी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनंत, या फिर इसे हम लोग लिख सकते हैं अपरिमित रूप से बढ़ाने पर बनी हुई आकृति को रेखा कहते हैं। हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं किसी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनंत अर्थात अपरिमित रूप से बढ़ाने पर बनी हुई आकृति को रेखा कहते हैं। बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। जैसे ये हमारा था रेखाखंड, ये था रेखाखंड। अब ये आपके इसमें 2 अंत बिंदु हुआ करते थे। अब इसी को आप दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से क्या कर दो, बढ़ा दीजिए। अगर इसे आप अपरिमित रूप से बढ़ा देते हैं तो जो भी आकृति प्राप्त होती है, ये नोक बता रही है कि अपरिमित तक जा रही है, अर्थात अनंत तक जा रही है।
तो अब यहाँ पर आपने यहाँ इसको बढ़ा दिया कहाँ तक, अपरिमित तक। तो जो आकृति तैयार हुई है उसी आकृति को हम लोग रेखा कहते हैं। उस आकृति को क्या कहते हैं? रेखा। किसी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनंत रूप से बढ़ाने पर बनी हुई आकृति को हम लोग रेखा कहते हैं। अब बात आती है इसकी दूसरी परिभाषा क्या होती है। अब इसकी दूसरी परिभाषा ये होती है, असंख्य बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। मतलब असंख्य बिंदुओं का समूह होना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। उसकी शर्त क्या होती है? जो दो दिशाओं यानी दो सम्मुख दिशाओं में अपरिमित रूप से फैली होती है। यानी असंख्य बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं जो दो सम्मुख दिशाओं में अपरिमित रूप से फैली होती है, उसी को हम क्या कह देंगे? रेखा। तो अब आपको बिंदुओं का समूह, अगर आपने केवल इतना ही कहा कि असंख्य बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं, तो ये परिभाषा आपकी गलत मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि रेखाओं के जो आपके बिंदु हैं वो तो आप किसी भी दिशा में असंख्य बिंदुओं का समूह कर सकते हैं। यानी असंख्य का मतलब है जिसकी संख्या बहुत अधिक हो, जिसे गिना ना जा सके, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो ये आप इस तरीके से भी असंख्य बिंदुओं का समूह कर सकते हैं, पर हम लोग इसे रेखा नहीं कह सकते क्योंकि इसकी कुछ शर्तें होती हैं रेखा की। तो आप असंख्य बिंदुओं के समूह को तो रेखा कहते हैं, लेकिन जो दो सम्मुख दिशाओं यानी आमने सामने असंख्य रूप से फैली हो। तो अब चलिए देखते हैं कि होंगी क्या। आप ऐसे ही असंख्य बिंदुओं के समूह को रेखा कहेंगे जो दो सम्मुख दिशाओं में आमने सामने, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने, अनंत रूप से फैली होती हैं। तो अब आपको दूसरी परिभाषा भी शायद समझ में आ चुकी होगी। पहली तो आई थी कि रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा दिए थे, तो उसे भी आपने रेखा का नाम दिया था। और दूसरी परिभाषा थी कि असंख्य बिंदुओं के समूह को रेखा कहा गया जो दो सम्मुख दिशाओं में अपरिमित रूप से फैली होती है। सम्मुख का मतलब है आमने सामने। आप यहाँ इस तरीके से खींच दिए तो ये भी दो आमने सामने दो दिशाएं हैं जिसमें अनंत रूप से फैली हुई हैं। इस तरीके से आप खींच देते हैं तो ये भी रेखा कही जाएगी, क्योंकि ये भी दो दिशाओं में असंख्य यानी अनंत रूप से फैली हुई है। आप ऐसे सीधी रेखाएं खींच दोगे तो ये भी क्या होंगी? दो दिशाओं में अगर अनंत रूप से फैली हुई है तो इसे भी आप किसका नाम देंगे? रेखा का नाम देंगे। तो रेखा यही होती है कि जो असंख्य बिंदुओं का समूह है और दो सम्मुख दिशाओं में अपरिमित रूप से फैली होती है। वैसे आपको दोनों एक परिभाषाएं तो हमने लिखवा दी है और दूसरी परिभाषा आपको बता दी गई है। यदि आपको उसकी भी जरूरत है, समझ में आई है, तो आप उसे भी नोट कर सकते हैं। असंख्य बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं जो दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से फैली होती है। तो अब चलिए, हम लोग तो इतना समझ गए कि बिंदु क्या है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है और रेखा क्या है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि रेखाओं के प्रकार, यानी रेखाएं होती क्या हैं। अब ये तो एक रेखा, यदि हमें दो रेखाएं मिल जाएं तो फिर हम उनके और अधिक प्रकारों का अध्ययन कर सकते हैं। ये तो थी एक रेखा। अब रेखा तो आपकी रेखा ही है। अब चलिए देखते हैं कि और अगर मान लो यहाँ पर हम लोगों को एक रेखा दी गई है, अगर हम यहाँ एक रेखा और खींच दें तो हम रेखाएं कई तरीके से खींच सकते हैं। अब यहाँ से हमारे पास अनेक प्रकार के उदाहरण सामने आ सकते हैं और क्वेश्चन भी, कि जैसे कोई पूछ सकता है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। केवल एक बिंदु आपको दे दिया जाए और यहाँ से पूछ लिया जाए कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप बड़े आराम से उसका जवाब दे सकते हैं कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर हम लोग एक बिंदु की बात करें तो एक रेखा तो हम लोग यहाँ से खींच पाए, उसी एक बिंदु से हम लोग इधर भी एक रेखा खींच देते हैं, उसी एक बिंदु से हम लोग इधर भी एक रेखा खींच देते हैं, वही एक बिंदु से हम लोग इधर भी रेखाएं खींच सकते हैं। तो अगर बात की जाएगी एक बिंदु की, तो किसी एक बिंदु से हम लोग असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। अभी आपने इतनी रेखाएं खींची है, अभी आप और भी रेखाएं खींच सकते हैं। मतलब ये है कि किसी एक बिंदु से खींची जाने वाली जो रेखाओं की संख्या होती है वो निश्चित नहीं होती, बल्कि अनिश्चित होती है, जिसकी संख्या अनंत होती है, अर्थात इसका कभी अंत ही नहीं होता कि आप कितनी संख्या खींच सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितनी खींचना चाहते हैं। आप खींचते जाए तो बिंदु वही रहेगा, लेकिन रेखाएं कभी खत्म नहीं होंगी, अर्थात आप
असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। तो आप कह सकते हैं किसी एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब बात आई ये तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं आप खींच सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि अगर बात करें दो बिंदु की, ये तो थी एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये आपकी वास्तविक जानकारी के लिए है कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब आपको यदि दो बिंदु दे दिया जाए और कह दिया जाए दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अब चलिए हम लोग देखते हैं दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये रहे आपके दो बिंदु। अगर आपसे कहा जाए दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अब ये है आपकी दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा आप खींच सकते हैं। अब अगर कोई भी रेखा रहेगी तो इसके ऊपर रहेगी और उसे हम दूसरी रेखा नहीं कह सकते, दोनों एक ही मार्ग पे जा रही हैं। तो मतलब ये है कि हम कोई और रेखा नहीं खींच सकते, केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं जो इन दोनों से होकर जा रही है। अगर हम एक की बात करें तो हम एक से तो बहुत रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन अगर दो बिंदु दे दिया गया है और दोनों से होकर आपसे पूछ लिया जाए कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप लोग बताएंगे दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। वो रेखा कैसी भी हो, बस केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो ये भी आपकी जानकारी के लिए है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पर भी कि अगर कोई पूछ ले एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो कहोगे एक बिंदु से केवल एक रेखा खींची, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर बात आ जाए कि दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप लोग कहेंगे दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है, अर्थात एक बिंदु से असंख्य और दो बिंदु से एक रेखा। अब इसी क्रम में हम लोगों को अगर मान लो दे दिए जाएं तीन बिंदु और तीनों बिंदु एक रेखा में ना हो, तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में ना हो, तो हम लोग अगर तीन बिंदु जो अलग अलग लाइनों में स्थित हैं उनमें से यदि हमसे पूछ लिया जाए दो दो बिंदुओं से हम लोग कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो हम लोगों को देखना होगा कि अगर आपको तीन बिंदु दे दिए गए जो एक सीधी लाइन में नहीं है, अर्थात अगर एक सीधी लाइन में है तो हम उसे कहेंगे समरेख। अगर मान के चलिएगा कि हमारे पास तीन बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं? तीन, और तीनों एक सीधी लाइन में नहीं है, तो हम यहाँ पर ये कहने वाले हैं कि वो समरेख नहीं है। क्या नहीं है? समरेख। और अगर एक ही लाइन में है, अगर तीनों बिंदु एक सीधी लाइन में है, तो हम कहेंगे समरेख हैं। समरेख का मतलब एक ही रेखा में है, समरेख का मतलब है एक ही रेखा में या समान रेखा में, अर्थात अगर एक ही रेखा में है तो उसे कहेंगे समरेख है, और अगर वो बिंदु एक रेखा में नहीं है तो हम लोग कहेंगे वह बिंदु समरेख नहीं है। तो यदि आपको तीन बिंदु दे दिए जाएं और आपसे कह दिया जाए क्या इन बिंदुओं से आप बता सकते हैं कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, जबकि शर्त दे दिया जाए एक रेखा केवल दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करेगी, तब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वो बिंदु समरेख है या नहीं है। तो पहले तो आपको दे ही दिया जाएगा कि यदि तीन बिंदु हैं जो परस्पर समरेख नहीं है, तब आप दो दो को लेकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो चलिए उसको भी देखते हैं कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। पहली रेखा तो यहाँ इन दो को परिच्छेद करती हुई चली जाएगी, दूसरी रेखा इन दो बिंदुओं को काटती हुई चली जाएगी, और तीसरी रेखा जो है आपकी वो इन दो बिंदुओं को काटती हुई चली जाएगी। अब आपने यहाँ पर ये देखा, एक तो यहाँ पर खींच दी है, दूसरी यहाँ पर खींच दी है, और तीसरी यहाँ पर खींच दी है। तो इस प्रकार तीन बिंदुओं में से आप अगर दो दो बिंदुओं को एक साथ लेते हैं तो अधिकतम तीन रेखाएं खींच सकते हैं, इससे ज़्यादा रेखाएं आप बिल्कुल भी नहीं खींच सकते। तो अब आप इसी प्रकार तीन बिंदु तो हमने बता दिए, अब आप ऐसे ही लेंगे चार बिंदु। कितने बिंदु? चार। और फिर आप चार से भी देख लेते हैं कि कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, उसके बाद आप लोग खुद बिंदुओं को रखकर खींच सकते हैं। यदि आपसे कह दिया जाए चार बिंदु जो समरेख नहीं है उनमें किसी भी दो दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अब आपको चार बिंदु दे दिए गए हैं। कितने बिंदु? चार, लेकिन दो दो से ही खींचना है।
तो एक तो आपकी ये रेखा हो गई जो आपके पहली रेखा, ये तो आपने दूसरी रेखा खींच दी है। और एक यहाँ भी आप खींच सकते हैं आपकी तीसरी रेखा, ये आपकी है चौथी रेखा, ये भी दो बिंदुओं से होकर जा रही है। अब यहाँ पर आपने अभी चार रेखाएं खींच ली है, क्या आप अभी और रेखाएं खींच सकते हैं या फिर नहीं खींच सकते? तो अब आपको देखना, अभी आप खींच सकते हैं, बिल्कुल ही खींच सकते हैं। आमने सामने भी जो बिंदु दिए गए हैं उनसे भी हम एक रेखा खींच सकते हैं जो आपकी पांचवी रेखा होगी। अब आपको देखना, अभी एक बिंदु यहाँ भी आमने सामने है, इसको भी आप मिला सकते हैं, यहाँ से भी आप एक रेखा खींच सकते हैं। तो कुल मिलाकर यदि आपको चार बिंदु दे दिए गए हैं तो आप अभी तक छह रेखाएं खींचे हैं, चार तो एक दूसरे को मिलाते हुए और दो सम्मुख बिंदुओं को मिलाते हुए। तो अगर आपको चार बिंदु दे दिए गए हैं जो समरेख नहीं है, तो उन चारों बिंदुओं से आप छह रेखाएं खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से चार बिंदु, पांच बिंदु, छह बिंदु ऐसे आपको आप खींच कर और गिन कर बताएंगे कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। बिना खींचे मत बताना, नहीं तो हो सकता है गलत हो जाए। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पर कि आगे जो रेखाएं हैं, ये तो आपने एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु से जाने वाली रेखाओं की संख्या का आपने अध्ययन कर लिया है और आप इसी आधार पर पांच बिंदु, छह बिंदु, सात बिंदु लेकर अध्ययन कर सकते हैं और बिंदुओं की संख्या ज्ञात, मतलब रेखाओं की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। अगर हम दो दो रेखाओं को साथ लें तो कैसी रेखाएं कहलाएंगी। हाँ, यदि ये पॉइंट समझ में आ गया हो तो आप लोग इसे क्या कीजिए, उतारिए और उतारने के बाद फिर देखते हैं। 2 मिनट है आपके पास, 1 मिनट, और जल्द से जल्द इसे नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं कि अगला टॉपिक आपका क्या होगा। तो चलिए नोट कीजिए थोड़ा जल्दी। हाँ तो चलिए ठीक है, आप लोग वीडियो को पुश कर लेना और पुश करके यानी रोक लेना। पहले जब वीडियो रुक जाएगा फिर आप आराम से नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ आगे अगला टॉपिक क्या है, फिर इसको अब आपको यहाँ देखना है अगला पॉइंट क्या है। तो चलिए नोट कर लिए हैं तो फिलहाल ठीक है। आइए अब देखते हैं रेखाओं के प्रकार। तो अब चलिए देखते हैं रेखाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो हो सकता है कुछ रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हों, तो उन रेखाओं को हम लोग कहते हैं, पहला प्रकार है आपका, रेखाएं कई प्रकार की होती हैं। तो पहला प्रकार आपको बता रहे हैं, फिर समांतर रेखाएं। आपका पहला प्रकार है समांतर रेखाएं। तो यहाँ समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? वह रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होती है। वह रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान होती है, उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं। तो अब चलिएगा लिख लेते हैं। वह रेखाएं जिनके बीच की लंबवत सदैव समान,
रहती है, सदैव समान रहती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे हम लोग समझेंगे समांतर रेखाएं क्या होती हैं, वह रेखाएं जिनके बीच में हम किसी भी दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी निकालें तो वो दूरी अगर बराबर है तो हम उन रेखाओं को कहेंगे समांतर रेखाएं। चलिए देखते हैं, वह रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी सदैव समान रहती है समांतर रेखाएं कहलाती हैं। लंबवत दूरी क्या होती है? लंबवत दूरी का मतलब है किसी भी रेखा पर खींची जाने वाली 90 अंश वाली रेखा ही क्या कहलाती है? लंबवत दूरी कहलाती है। तो अब चलिए देखते हैं, जिसे हम लोग सीधी लंबाई भी कहते हैं। कैसी लंबाई कहते हैं? सीधी लंबाई। तो जैसे देखिएगा यहाँ, अब आप समझेंगे तो एक रेखा गई थी क्षैतिज और यहाँ भी दूसरी रेखा चली गई, अर्थात जितनी दूरी आपको इन दो बिंदुओं के बीच देखने को मिलेगी उतनी ही दूरी आपको किसी भी दो बिंदु के बीच में देखने को मिल सकती है। तो यानी अगर प्रारंभ में दूरी 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर है तो अंत में भी दूरी 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर ही होगी। जितनी दूरी पहले दो बिंदुओं के बीच होगी उतनी ही दूरी अंत में भी दो बिंदुओं के बीच में होगी। तो इन रेखाओं को हम लोग कहेंगे समांतर रेखाएं। अब यहाँ पर दूरियां समान है तो हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। यानी वह रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं उन रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ये हमारी होगी दूसरी परिभाषा, क्योंकि जब समांतर रेखाएं उनके बीच में अंतर सदैव समान है तो वो चाहे अनंत तक जाएंगी, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। तो अब आपको अपनी दूसरी रेखा के बारे में लिखना है। पहली है समांतर रेखाएं और दूसरी है प्रतिच्छेद रेखाएं या प्रतिच्छेदित रेखाएं। चाहे कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, चाहे कहेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो यहाँ पर यही है कि प्रतिच्छेदित रेखाएं या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं हम किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा समझना है। प्रतिच्छेद मतलब होता है एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं। एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं जो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हों उन रेखाओं को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, चाहे प्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर प्रतिच्छेदित रेखाएं। हमने तो प्रतिच्छेदित लिख दिया है। तो अब चलिए देखते हैं, वह रेखाएं जो एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उन रेखाओं को हम लोग प्रतिच्छेदी या फिर प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। वह रेखाएं जो एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है काटती हैं। प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या होता है? काटती हैं। अब हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं, जब यानी वह रेखाएं जो एक दूसरे को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब यहाँ ज़्यादा रेखाएं भी नहीं होनी चाहिए, केवल दो रेखाएं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। इसमें केवल दो रेखाएं होनी चाहिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर
काटती हैं, या फिर यहाँ कह सकते हैं प्रतिच्छेद करती हैं। काटती हैं तो इन रेखाओं को प्रतिच्छेदित या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये रेखाएं कैसे काटती हैं और कहाँ से काटती हैं। कोई भी रेखा किसी भी दिशा में गई हो, बस एक बिंदु पर काट रही हो। अगर कोई भी रेखा किसी भी दिशा में गई हो, अगर वो केवल एक बिंदु पर काट रही है तो उन दोनों रेखाओं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और जो आपका बिंदु होगा उस बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं उस बिंदु को हम लोग नाम भी देते हैं प्रतिच्छेद बिंदु का। यानी ये रेखाएं हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, और जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु है यानी जहां पर काट रही है उस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। अब चलिएगा, आपको और आगे बढ़ना है। ये तो केवल दो रेखाएं काट रही थी, अब दो ही रेखाएं एक बिंदु पर काट रही थी तो हम लोग उसे बोल दिए प्रतिच्छेद बिंदु, और उन रेखाओं को प्रतिच्छेदित रेखाएं। अब इतना कुछ लिखने के बाद हम अगली स्टेप में चलेंगे तीसरे प्रकार के बारे में, तो हमें मिलेंगी समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं क्या होती हैं? समपाती का मतलब साथ साथ चलने वाली, यानी वह रेखाएं जो एक ही पथ पर चलकर जाती हैं उन रेखाओं को हम लोग समपाती रेखाएं कहते हैं। रेखाएं तो अलग अलग होती हैं लेकिन उनका पथ एक ही होता है, तो उन रेखाओं को हम लोग समपाती रेखाएं कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे? वह रेखाएं। अब इनमें आप दो ही रेखाओं की बात करते हैं। वह रेखाएं जो एक ही पथ पर जाती हैं। वह रेखाएं जो एक ही पथ पर जाती हैं समपाती रेखाएं कहलाती हैं। यानी अब आप कह सकते हैं वह रेखाएं जो एक ही पथ पर जाती हैं समपाती रेखाएं कहलाती हैं। यानी जो सदैव साथ साथ चलती हैं, प्रत्येक बिंदु पर मिलती रहती हैं, उन रेखाओं को हम लोग समपाती रेखाएं कहते हैं। जैसे ये आपकी थी पहली रेखा और इसी पर चली गई दूसरी रेखा, तो इन रेखाओं को हम लोग क्या कहने वाले हैं? समपाती रेखाएं। जब दो रेखाएं एक ही पथ पर जा रही होती हैं यानी उनका पथ समान रहता है, तब उन रेखाओं को हम लोग समपाती रेखाएं कहते हैं। और ये तो थी ऊपर प्रतिच्छेदित रेखाएं, लेकिन जब इनका पथ समान है तो इन रेखाओं को कहा जाएगा समपाती रेखाएं। यहाँ पर केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और जो समपाती रेखाएं होती हैं वो असंख्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, क्योंकि वो हमेशा मिलती रहती है, अनंत तक मिलती रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं प्रतिच्छेद
बिंदु क्या होता है, जो केवल एक बिंदु को प्रतिच्छेद करेंगी, तो जितनी आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं वो केवल एक बिंदु पर काटती हैं, लेकिन जो संपाती रेखाएं हैं वो असंख्य। तो संपाती रेखाएं भी हो गया, तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और चौथा पॉइंट आपको लिखना है संगामी रेखाएं। अब चलिए देखते हैं संगामी रेखाएं क्या होती हैं। अभी तक हम लोग केवल दो रेखाओं का अध्ययन किए थे। अगर अब दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उन रेखाओं को हम लोग कहते हैं संगामी रेखाएं। यानी जब तीन या जैसे कह सकते हैं जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं, परिभाषा कैसे देंगे संगामी रेखाओं की, यहाँ इस पर विशेष ध्यान देना। जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो हम उन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। और उनका यह बिंदु जहां पर वो प्रतिच्छेद करती हैं तो उस बिंदु को हम लोग संगमन बिंदु कहते हैं। तो चलिए अब लिख लेते हैं यहाँ पर, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक परस्पर लिख दे रहे हैं, एक दूसरे से अच्छा यही है। जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर मिलती हैं तो इन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। और जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को संगमन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, संगमन बिंदु कहते हैं। तो जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर मिलती हैं, चाहे प्रतिच्छेद करती हैं चाहे काटती हैं, तो इन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। और इस बिंदु को और उस बिंदु को जहां पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को हम लोग कहते हैं संगमन बिंदु। चलो ये भी लिख देते हैं, और मैं तो नहीं लिखे हैं, बस बता दिए हैं, आप लोग नोट कर लेना। और उस बिंदु को संगमन बिंदु कहते हैं। और उस बिंदु को क्या कहते हैं, संगमन बिंदु कहते हैं। अब चलिएगा यहाँ देखते हैं कि वो संगामी रेखाएं और संगमन बिंदु क्या होते हैं। हाँ तो चलिएगा दोस्तों, शायद बोर्ड भर चुका है, अब और जगह नहीं है, तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतार लेना। और फिर हमें मिटा कर इसको समझाना होगा कि संगामी रेखाएं क्या होती है, इसके बारे में फिर बातचीत करते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि जगह खाली नहीं था तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा। और अगर नहीं लिख पाया तो वीडियो को पीछे कर लीजिए और उसके बाद वीडियो को रोक लेना, और रोकने के बाद में आप लोग उसे पूरा नोट कर लेना और अच्छे से याद भी कर लेना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम लोग आइए देखते हैं कि संगामी रेखाएं होती क्या है। तो परिभाषा तो आपने लिख ही लिया है, जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। अब चलिए देखिएगा वो संगामी रेखाएं खींचते कैसे हैं। कम से कम तीन रेखाएं, उससे ज़्यादा कितनी भी रेखाएं। तो एक रेखा यहाँ चली गई, दूसरी रेखा यहाँ चली गई,
और इसी प्रकार से एक तीसरी रेखा भी है जो एक ही बिंदु पर काट रही है। ये तीन रेखाएं एक दूसरे को अगर एक बिंदु पर छेद कर रही हैं तो ये तीन रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाएंगी। और जो ये बिंदु होगा, इस बिंदु को हम लोग संगमन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को संगमन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को किसका नाम दिया गया? संगमन बिंदु का। इस तरीके से आप कहीं पर भी रेखाओं को खींचे, कोई भी दिक्कत है नहीं। बस आपकी कम से कम तीन रेखाएं एक दूसरे को काट रही हो। अगर ये तीन रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो समझ जाइएगा कि जो रेखाएं हैं वो है संगामी रेखाएं, और जिस बिंदु पर काटी है वो बिंदु आपका होगा संगमन बिंदु। तो शायद आपको समझ में आया भी होगा कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कभी परछेद नहीं करती हैं तो इन रेखाओं को कहा गया समांतर रेखाएं। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं केवल एक बिंदु पर तो इन रेखाओं को कहा गया परछेदी रेखाएं या प्रतिच्छेदित या परछेदी रेखाएं। और एक तीसरी व्यवस्था क्या आती है कि दो रेखाएं हमेशा यानी अनंत तक साथ साथ जाती हैं और एक ही पथ पर जाती हैं तो इन रेखाओं को कहा जाता है समपाती रेखाएं। और जो आपकी चौथी रेखाएं हैं वो तो आपकी सामने है। जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं तब इन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। जब यहाँ काटी ही नहीं है तो कोई परछेद बिंदु नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं समांतर रेखाओं के बीच कोई परछेद बिंदु नहीं होता। और समांतर रेखाएं अनंत पर मिलती हैं, अर्थात इनका अंत न हो रहा है। जब भी इनका अंत होगा तो वहां मिल जाएंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही हैं उस बिंदु को हम कहते हैं परछेद बिंदु। संपाती रेखाएं भाई ये तो साथ साथ चल रही है, हर बिंदु पर काट ही रही हैं तो इनके असंख्य प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं। लेकिन जो आपकी संगामी रेखाएं हैं इनका केवल एक ही परछेद बिंदु होता है, उस परछेद बिंदु को हम लोग संगमन बिंदु कहते हैं। तो आशा करते हैं आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बारे में हम लोग और डिटेल से भी चर्चा करेंगे। वैसे आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हाँ तो दोस्तों, एक रेखा के बारे में अभी थोड़ी चर्चा करनी शेष रह गई थी। इसके लिए आप लोग एक और रेखा का अध्ययन कर लीजिए। उस रेखा को कहते हैं तिर्यक रेखा। ये तिर्यक रेखाएं क्या होती है? तिर्यक मतलब तिरछी रेखाएं। तिर्यक रेखाओं का मतलब है तिरछी रेखाएं। तो इसमें कम से कम एक जोड़ी समांतर रेखाएं होनी चाहिए और उसमें कोई तिरछी रेखा उन दोनों को काट रही हो तो उन रेखाओं को हम कहेंगे तिर्यक रेखाएं। तो परिभाषा इसकी लिखते हैं, जब दो या दो से अधिक समांतर, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को एक अन्य रेखा काटती है तो उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं। जैसे मान के चलिए कम से कम दो समांतर रेखाएं होनी चाहिए। उससे अधिक चाहे जितनी समांतर रेखाएं हो, लेकिन कम से कम दो रेखाएं अवश्य होनी चाहिए। और इन दोनों रेखाओं को या दो से अधिक जितनी भी रेखाएं आप खींच सकते हैं, उन रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट रही हो। यानी जो आपके पास समांतर रेखाएं थी, चाहे वो दो हो, चाहे वो तीन हो या फिर चार हो, जितनी भी आप समांतर रेखाएं खींचे हैं, उन सभी समांतर रेखाओं को अगर एक अन्य रेखा काट रही है तो उस एक अन्य रेखा को हम लोग कहेंगे तिर्यक रेखा। उस अन्य रेखा को हम लोग क्या कहेंगे?
तो हमारे लिए यही आपकी कौन सी रेखा है? त्रियक रेखा है, क्योंकि ये तो आपकी समांतर रेखा है और समांतर रेखाओं को एक रेखा काट रही है, तो हम लोग इस रेखा को कहेंगे त्रियक रेखा। अब हम लोग रेखा, उसके प्रत्येक भाग और रेखा के प्रकारों का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या समझ में आया है और क्या नहीं। दोबारा से कोशिश किया जाएगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए ठीक है, इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त की जाती है। आपका दिन शुभ हो।